चलिए देखिए, ठीक है, तो हम ना एसिड बेस और सॉल्ट, ऐसा एसिड बेस और सॉल्ट वाला तो निपटा दिया, ठीक है। ये एक अच्छा क्वेश्चन था अपना, एसिड बेस सॉल्ट से एक क्वेश्चन आएगा आपका बेसिक का, पूरा हो गया, वो कवर हो गया है चैप्टर, ठीक है। फिर एमसीक्यू वगैरह मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपके खुद ही एमसीक्यू लेके आऊँ, क्योंकि मैंने कमेंट करने के लिए कहा था वीडियो के कमेंट सेक्शन में, और केवल एक कमेंट आया, बताओ, ठीक है। एक वैशाली ने कमेंट किया, बाकी किसी का भी कमेंट नहीं आया, ठीक है। तो ऐसे तो चलेगा नहीं, पढ़ना तो आपको ही है ना। हम तो 1 घंटा पढ़ाएंगे, उसमें जितना हो सके उतना हमने कवर करा दिया, और उसके बाद फिर आपको मटेरियल जो है वो प्रोवाइड कराना है, ठीक है। अब आपको बस कमेंट करके बताना है, ठीक है। अब अगर आप इतना भी सर्च नहीं करना चाह रहे हैं तो फिर तो नुकसान है ना, फिर तो कैसे कवर होगा बताइए, ठीक है। तो जितने लोग करंट वीडियोस देख रहे हैं ना लगातार, वो तो अपना कवर करके चलेंगे, ठीक है। तो अपना हम लोगों ने काफ़ी चैप्टर्स कर लिए, एसिड बेस हो गया, केमिकल रिएक्शन है, मेटल नॉन मेटल है। अब इसके अलावा जो आज आपका होगा वो होगा, ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ठीक है। ये अच्छा चैप्टर है आपके, उसमें बेसिक ऑर्गेनिक है। चलिए सबसे पहले तो बेसिक ऑफ कार्बन, ठीक है। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं आपका, ठीक है। चलिए अब ज़रा शुरू से ध्यान से सभी लोग फोकस करके इस चैप्टर को करेंगे, क्योंकि आगे जा कर के भी काम आने वाला है ये। तो हम बात करेंगे आज किसकी, कार्बन, यानी कि ये आपका एक तरीके की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आपकी शुरुआत हो गई है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है आपका मटेरियल, वह यहाँ से आपका लगभग मान के चलिए कि स्टार्ट हो गया है। ये है आपका कार्बन, ठीक है। चलिए कार्बन के बारे में हल्की फुल्की नॉलेज आपको है, और थोड़ी बहुत और मैं दूंगा, उसके बाद फिर हम और डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे जितना 10th के अंदर है, ठीक। चलिए सबसे पहले तो जो आपको पता है वो ये है कि कार्बन जो है C है ना, इससे डिनोट किया जाता है। 6 इसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है, यानी कि इसके पास 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। 12 इसका एटॉमिक वेट है, कहने का मतलब है कि 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन है, और 6C12 जो है वो आपका बनेगा, इसको हम कहेंगे क्या, कार्बन, ठीक है। अच्छा, कार्बन कहाँ कहाँ मिल सकता है, एक तो आपको अर्थ में मिलेगा, क्रस्ट में कह लीजिए, अर्थ क्रस्ट में, है ना। दूसरा आपको मिल सकता है एटमॉस्फेयर में, ऐसा ही तो हो सकता है। कार्बन कहाँ कहाँ मिल सकता है, एक तो अर्थ क्रस्ट में मिल सकता है, और दूसरा एटमॉस्फेयर में मिल सकता है। अर्थ क्रस्ट में जो कार्बन मिलता है वो 0.02% के आसपास है। एटमॉस्फेयर में जो है वो है 0.03 के आसपास, और ये CO2 जो है ना आपका, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म पे। जो अर्थ क्रस्ट में है वो किस किस फॉर्म में हो सकता है, वो कार्बोनेट हो सकते हैं, है ना, कार्बोनेट समझ रहे हैं, ठीक है। कार्बाइड, कार्बोनेट और कार्बोक्साइम्स, ऐसे कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, वो देखना नहीं है। कार्बोनेट प्रॉपर्ली हम जानते हैं तो यहीं पे छोड़ेंगे। अर्थ क्रस्ट पे बहुत सारे मेटल्स के कार्बोनेट हो सकते हैं, बाई कार्बोनेट्स हो सकते हैं, ठीक है, कार्बोक्साइड्स हो सकते हैं, चलिए जो भी है। अर्थ क्रस्ट पे काफ़ी कम अमाउंट में है, सिमिलरली एटमॉस्फेयर में भी काफ़ी कम अमाउंट में है। और जब इतना कम है कार्बन, तो इसके लिए अलग से ब्रांच बनाने की क्या ज़रूरत थी, जिसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक रसायन कहते हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न ये है कि इतने कम अमाउंट में हमको कार्बन मिल रहा है, उसके चक्कर में हमने पूरी ब्रांच बना दी है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो कार्बन है ना, ये आपका इन दोनों के अलावा कार्बन हमारे आसपास जितना कुछ है ना, मैक्सिमम चीज़ों में प्रेजेंट है। मैक्सिमम चीज़ों में किस में प्रेजेंट है, तो आप जब भी नाम सुनते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल्स का, ऑर्गेनिक चीज़ों का, कार्बनिक यौगिकों का, कार्बनिक चीज़ों का, सब में आपको क्या देखने के लिए मिलता है, कार्बन देखने के लिए मिलता है। अच्छा सर, कौन कौन से ऑर्गेनिक मेटल्स हो सकते हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनिक चीज़ें हो सकती हैं
जिसमें आपको कार्बन मिलेगा, जरा ध्यान से देखिएगा। वुड, लकड़ी जो है उसको आप जलाएंगे तो आपको कार्बन ही मिलेगा। जलाएंगे तो काला दिखता है ना, लकड़ी जली, कोयला बना, काला दिखा, ये वो इंडिकेट करता है कि इसमें क्या है, कार्बन है। ठीक है, वुड के अलावा जरा ध्यान से देखिएगा, कई सारा पेपर, कागज वगैरह जो आप जलाते हैं। इसके अलावा एक और बढ़िया एग्जाम्पल है डायमंड, हीरा जिसे हम कहते हैं। ग्रेफाइट है, ठीक है, पेंसिल में जो होता है, पेंसिल वगैरह की निब जो होती हैं वो किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की बनी होती है। अच्छा, एक और चीज़ देखिए जरा, शुगर वगैरह जो है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, उनमें होता है, स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट्स में शुगर है, ठीक है, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज जो भी हैं, एल्कोहल्स हैं, फिनॉल हैं, ठीक है, एल्कोहल्स हैं, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड्स, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स सब में है ना। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे अमोनिया, ऐसे न जाने कितनी सारी चीज़ें हैं जिसमें कार्बन मिलता है। ठीक है, ऐसी न जाने कितनी चीज़ें हैं जिसमें कार्बन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये जो बड़ी सी कार्बन की ब्रांच आप देख रहे हैं, इसी के चक्कर में हमें कार्बन को पढ़ना पड़ता है। तो कार्बन को स्वतंत्र अवस्था या इस वजह से नहीं पढ़ा जाता, कार्बन को पढ़ा जाता है उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ की वजह से और उसकी बहुत बड़े अमाउंट में एग्जिस्टेंस की वजह से। इसमें मैं एक एग्जांपल हमारा बॉडी का भी लिख देता हूँ, ह्यूमंस का। ठीक है, अच्छा, अब हम लोगों ने बात की कार्बन के इन सारी चीज़ों के बारे में, तो आखिर ये कार्बन जो है जिसके बारे में हम इतना सब कुछ देख रहे हैं, इसमें ऐसी क्या विशिष्टताएं हैं कि इसको अलग से पढ़ने की ज़रूरत पड़ी और इसने इतने ज़्यादा कंपाउंड्स बना लिए। कहने का मतलब नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, उसके भी तो कंपाउंड्स हैं, उसके भी तो यौगिक हैं, उन्हें अलग से नहीं पढ़ा हमने। कहीं पर भी ऑक्सीजन के लिए अलग से केमिस्ट्री नहीं देखी, नाइट्रोजन के लिए अलग से ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री नहीं देखी, लेकिन कार्बन की बात करते हैं हमें अलग से ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री की याद आ गई, जिसको हमने ऑर्गेनिक या कार्बनिक रसायन कह दिया। आखिर कार्बनिक रसायन में इस कार्बन का कौन सा रोल था या कार्बन का ऐसा कौन सा रीजन आन पड़ा कि हमको एक अलग से ब्रांच बना के इसको पढ़ना पड़ा। जरा ध्यान से समझते जाइए, ये सारे फैक्ट हैं, याद करके चलेंगे। अर्थ क्रस्ट में कितना है, एटमॉस्फेयर में कितना है, ठीक है। चलिए अब मैं एक एक एमसीक्यू भी कराते रहूँगा साथ साथ में, जिससे कि मैं आपसे पूछ सकूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो आप मुझे जो है कमेंट अपने कॉपी के अंदर क्वेश्चंस भी लिखते जाइएगा, ठीक है, साइड में एमसीक्यू करके या कुछ लिख दीजिएगा और बताइएगा। सबसे पहले तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताइए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नंबर 1 है आपका, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। चलिए सबसे पहले यही कीजिए, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप मुझे बताएंगे। ठीक है, ऑप्शंस आपको कुछ दे देगा कार्बन का, ऐसे ही आपसे कॉपर वगैरह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो पूछ सकता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये अच्छा टॉपिक है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है ना, चलिए कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है। मैंने आपसे कहा कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे में कार्बन के पास एक तो K और दूसरा L, ये शेल होंगे ना, K और L, कहने का मतलब 2, 8, 18, 32, 2, 8, 18, 32 करके भरते हैं नाम। तो अगर K में 2 आ गए, बचे कितने अब 4, तो वो किस में आएंगे, L में आएंगे 4। तो अगर मैं आपके सामने बनाऊं, ये कार्बन का न्यूक्लियस है, नाभिक है, ये कार्बन की K कक्षा हम बनाएंगे सबसे पहले, K सेल, K के बाद L। और जब आप कार्बन की इस K और L कक्षा में इलेक्ट्रॉन को भरना शुरू करेंगे तो आप क्या करेंगे, ये इसका न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है वो होंगे। और जब आप इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो K में आपको पता है कि 1 और 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बस, तो बाकी के कितने बचे, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो वो कहाँ होंगे, वो होंगे आपके बाहर, यानी कि L वाले शेल में। ठीक है, वो होंगे यहाँ। अच्छा, अब एक बढ़िया प्रश्न है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना हुआ, 2,4। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुआ 2,4। अब यहाँ से आप चीज़ें देखें तो 2 कंडीशंस हैं, इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना होता है। किसी भी केमिकल जो कंपाउंड है आपके, जो केमिकल एलिमेंट्स हैं, वो क्या चाहते हैं, वो अपना ऑक्टेट या ड्यूप्लेट पूरा करें।
हाइड्रोजन को छोड़कर लगभग सभी अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं, अपना अष्टक पूरा करना चाहते हैं। अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, इसलिए लेना चाहते हैं ताकि वो क्या बन सकें, आइडियल गैसेस की तरह बन सकें। अच्छा, हम लोगों का कोई आइडियल हो तो हम कोशिश क्या करते हैं कि हम आइडियल बने, उसी की तरह बने जैसा हमारा आइडियल है। ठीक है, जैसे किसी के कलाम सर आइडियल है तो उसका विशेष क्या होगा, कलाम सर की तरह बने, है कि नहीं। वैसे ही इन केमिकल कंपाउंड्स का या पूरी पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट ये चाहता है कि वो कहाँ जाए, लास्ट में जो 18th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम नोबल गैसेस कहते हैं, आइडियल गैसेस कहा करते थे कभी, उनकी तरह बनना पसंद करते हैं। अब ये उन्हीं की तरह बनने की कोशिश करेगा, और जब ये उनकी तरह बनने की कोशिश करेगा तो इसको अपने लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो अगर मैं कहूं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेस पे अगर मैं कहूं कि ये अपना ऑक्टेट अष्टक कैसे पूरा करेगा, तो आपके पास 2 चीज़ें हो सकती हैं। इसके पास अष्टक पूरा करने की 2 केसेस हैं। एक तो ये अपने इन चारों इलेक्ट्रॉनों को दे दे, और ऐसा करते ही इसकी बाहर की कक्षा खाली, अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इसका डुप्लेट पूरा हो जाएगा, ये स्थायी बन जाएगा, हीलियम की तरह बन जाएगा। और एक काम और कर सकता है, किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, इस प्रकार से इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। लेकिन ये दोनों बड़े टिपिकल हैं, क्योंकि 4 लेना और 4 देना लगभग बराबर है, और उसमें ऊर्जा का ह्रास बहुत ज़्यादा होगा, एनर्जी ज़्यादा लगेगी। उससे अच्छा इसके पास कुछ और है। मैं आपको जब वैलेंसी के बारे में बता रहा था, संयोजकता के बारे में बता रहा था, तो एक शब्द मैंने कहा था सह संयोजकता या कोवैलेंसी। वहाँ पे मैंने आपको कोवैलेंसी के बारे में बात की थी। कोवैलेंसी जिसे हम सह संयोजकता कह देते हैं, कोवैलेंसी हम जिसे सह संयोजकता कह देते हैं। सह मतलब साथ, संयोजकता मतलब संयोग करने की क्षमता, किसी के साथ संयोग करने की क्षमता या सह संयोजकता। अगर ये 4 ना दे और ना ले, ये इन 4 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग कर दे, बंटवारा कर दे, ये कहे किसी से कि ऐसा कीजिए आप मेरे 4 इलेक्ट्रॉन रखिए और 4 मुझे दे दीजिए, अपने 4 मुझे दे दीजिए, मेरे 4 आप रख लीजिए। इससे होगा क्या, देखिए ये अपने 4 डोनेट नहीं कर रहा है, ये अपने 4 शेयर कर रहा है। शेयर कुछ ऐसे है, देखिए मान लीजिए कि आपके पास 4 रोटियां हैं, बगल वाले के पास भी 4 रोटियां हैं, और दोनों को चाहिए उनकी प्लेट में 8 रोटी, खानी नहीं है चाहिए, तो आप क्या करेंगे, कॉमन प्लेट बना लेंगे और उसमें 8 रोटी रख देंगे, उसमें से 4 आपकी हैं, 4 उनकी हैं, खाने का केस तो बात का है, समझ रहे हैं। अब 8 रोटी हो गई ना, कोई आपसे पूछेगा आपके पास कितनी रोटियां, आप कहेंगे 8, दूसरे से पूछेगा वो भी कहेगा 8। इससे हुआ क्या, इन्होंने मदद की, सह को एक दूसरे की मदद की, कोऑपरेट किया, एक दूसरे की हेल्प की कि आप भी ऑक्टेट पूरा कीजिए, हम भी कर लेते हैं। एक ही इलेक्ट्रॉन से, एक ही के इलेक्ट्रॉनों से दोनों ने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। वही केस कार्बन के साथ होता है। कार्बन कोवैलेंसी दिखाता है, सह संयोजकता दिखाता है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, और इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की वजह से इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की एबिलिटी आ जाती है, कोवैलेंसी आ जाती है। तो इसकी जो कोवैलेंसी है, जो सह संयोजकता है, वो कितनी है, 4 है। वह कितनी है, 4 है। कहने का मतलब है कि ये क्या कर सकता है, आपका 4 तरह से अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सकता है, चाहे तो किसी एक ही चीज के साथ करे या अलग अलग के साथ करे, वह 4 इलेक्ट्रॉनों को शेयर कर सकता है। वैलेंसी और कोवैलेंसी को ध्यान रखिएगा। संयोजकता अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने या एक्सेप्ट करने, दान देने या ग्रहण करने की क्षमता होती है, परंतु कोवैलेंसी इन्हें साझा करने या शेयर करने की एबिलिटी होती है। ये तो आपका कोवैलेंसी का केस रहा। ये आपको 4 जो है ये कोवैलेंसी के साथ जाएंगे, किसी और के 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ इसकी शेयरिंग हो जाएगी, ठीक है ना। अब जरा यहां से हम दूसरे केस की तरफ चलें। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद अगर आपने देखा हो तो इसकी कोवैलेंसी 4 है, तो ये किसी भी ऐसे एलिमेंट के साथ शेयरिंग कर सकता है जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो या 1 हो। जिसके पास जितने होंगे उसके साथ ये उतने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेगा। ऐसे में एक बड़ी अच्छी एबिलिटी इसके साथ होती है, वो ये कि ये कार्बन सेल्फ बॉन्डिंग कर सकता है। कार्बन क्या कर सकता है, सेल्फ बॉन्डिंग कर सकता है। आप कहेंगे सर सेल्फ बॉन्डिंग का क्या मतलब है। आपने ऑक्सीजन को पढ़ा होगा, ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं O2, सल्फर को क्या लिखते हैं S8। इसका क्या मतलब,
कि ये आपस में ही 8 मॉलिक्यूल सल्फर के, 8 एटम सल्फर के मिले होंगे और एक मॉलिक्यूल बनाया होगा। ऑक्सीजन के 2 एटम मिले होंगे तो एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बना होगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ जो सेल्फ बॉन्डिंग है इसमें कार्बन मॉलिक्यूल की बात नहीं चल रही है। कार्बन मॉलिक्यूल तो अकेला कार्बन है, ठीक है। इस लाइन को समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जरा देखिए। ऑक्सीजन एटम ऑफ ऑक्सीजन, O2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, सल्फर एटम ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर, एटम ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन, एटम ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन, एटम ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन। कुछ भी पॉसिबल है कार्बन के केस में, यानी कि कार्बन केवल मॉलिक्यूल का ही फॉर्मेशन नहीं कर सकता, अपने ही साथ कंपाउंड फॉर्मेशन भी कर सकता है। कैसे कर सकता है जरा देखते हैं। देखिए सेल्फ बॉन्डिंग एबिलिटी है तो यहां पे सबसे पहले आती है इसकी बॉन्ड। कार्बन के बॉन्ड कैसे होते हैं, तो अगर आप देखेंगे इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हम कार्बन को सामान्यतया ऐसे दिखाते हैं, ये है कार्बन, ये है इसके 4 बॉन्ड। इन 4 बॉन्डों का मतलब देखिए क्या है, ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अब जो भी आए इसे 1 इलेक्ट्रॉन दे वो इसके साथ बॉन्डिंग कर सकता है। इस तरीके से कार्बन अपनी बॉन्डिंग करेगा। जैसे यहां पे मैं एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूं, बॉन्डिंग विद हाइड्रोजन, बॉन्डिंग विद हाइड्रोजन, ये मैं आपको दिखाता हूं। अब आप हाइड्रोजन को एक बार दिमाग में लेकर के आइए। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 1 इलेक्ट्रॉन वो डोनेट भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है, लेकिन उससे लिए भी ज़्यादा अच्छा ये होगा कि वो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करे, किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले, अपना किसी को दे और दोनों के बाद 2-2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, अपना ड्यूप्लेट पूरा कर दे। हाइड्रोजन ड्यूप्लेट पूरा करता है, अपना अष्टक नहीं द्वितीयक पूरा करता है। अच्छा, बॉन्डिंग विद हाइड्रोजन है ना, तो मैं पहले तो ये कार्बन ऐसा ही बना देता हूँ। देखिए ये है कार्बन, ये है इसके 4 बॉन्ड जो कि होते हैं कार्बन के, क्योंकि इसके पास कोवेलेंसी ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन ये रहे कार्बन के। अब हमने एक काम किया, हमने 1 हाइड्रोजन, 2, 3 और 4, ये 4 हाइड्रोजन्स जो हैं अलग अलग जगह से आए और क्या हुआ, इस कार्बन के सामने आकर जुड़ने लग गए। 1, 2, 3 और 4 हाइड्रोजन, और जैसे ही ये मिले फॉर्मेशन हुआ किस चीज का, CH4 का, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है मीथेन या मीथेन। यही है मीथेन गैस, मीथेन गैस, ठीक है। मैथ एथ आपने अगर पढ़ा हो, नहीं भी पढ़ा है तो मैं अभी बता दूंगा आपको, वो है आपके कोर्स में। CH4 क्या है, मीथेन है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसी एक स्ट्रक्चर को लुईस ने और ज़्यादा एक्सप्लेन किया। लुईस जो है वो साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े केमिस्ट थे। लुईस ने काफ़ी सारी चीज़ें दी हैं, लाइक एसिड बेस थ्योरी के ऊपर भी लुईस ने काम किया है, ठीक है। लुईस ने इलेक्ट्रॉनिक मॉडल के ऊपर भी काम किया है। इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लुईस ने इन कंपाउंड्स के लिए, ये एक कंपाउंड है, यौगिक है, देखिए कार्बन का 1, हाइड्रोजन के 4 एटम आपस में मिले हैं 1:4 में, तो ये क्या है, मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, यौगिक है। अब इस यौगिक के लिए लुईस ने क्या किया, लुईस ने कार्बन को इस तरीके से दिखाया। चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं ताकि एक बार आपकी ये समझ में आ जाए तो फिर दिक्कत ना हो। लुईस डॉट स्ट्रक्चर इसे कहा जाता है, लुईस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रदर्शन, ठीक है। ये मान लीजिए कार्बन है, तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन। तो लुईस ने इसे कुछ इस तरीके से दिखाया, ये है 1, इसको दूसरे से दिखाते हैं ताकि समझना आसान हो। जरा देखिए, ये कार्बन का अंतिम कोश है जिसे वैलेंस सेल कहा जाता है ना, संयोजकता कोश, संयोजी कोश इसी को कहते हैं। यही इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं नया अणु बनाने में। ये कार्बन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के, इसको 8 पूरे करने हैं। इसका 8 पूरा करने के लिए 4 हाइड्रोजनों की जरूरत है, 1, 2, 3 और 4।
ये चारों हाइड्रोजन हैं, ये जो चारों आप बाहर से नीले गोले देख रहे हैं ये चारों हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन के एटम है पूरे के पूरे। ये कार्बन का है काला एटम, और ये जो बाहर नीले देख रहे हैं ये हाइड्रोजन के 4 एटम हैं। और हाइड्रोजन के 4 एटमों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से शेयर किया हुआ है, किसके साथ, कार्बन के साथ। ये देखिए इस तरीके से, और ये बन गया आपका CH4। अब जरा ध्यान से देखिएगा, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए जरा गिनते हैं, 2 4 6 8। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन का अपना ऑक्टेट क्या हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। हाइड्रोजन के पास जरा गिने तो 1 2, ऐसे ही 1 और 2, 1 2 1 एंड 2, यानी कि हाइड्रोजन ने भी अपना ड्यूप्लेट यानी कि अपना द्वितीयक पूरा कर लिया है। इसे कहते हैं साझा करना या सह संयोजकता। तो इस तरीके से कार्बन क्या कर सकता है, बॉन्डिंग कर सकता है, सेल्फ बॉन्डिंग कर सकता है और अदर बॉन्डिंग। ये तो बॉन्डिंग रही कार्बन की। सेल्फ बॉन्डिंग का जो नियम है वो भी देख लीजिए। कार्बन में इन्हीं की जगहों में, कार्बन की इन्हीं चीजों के साथ साथ कार्बन की एक सबसे विशिष्ट एबिलिटी है कि कार्बन अपने जैसे ही अन्य कार्बनों के साथ भी बॉन्डिंग कर सकता है। कैसे कर सकता है जरा देखिए, ये कार्बन है, ये कार्बन के 4 बॉन्ड हैं। कार्बन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं 4, तो ये रहे 4 इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए एक और कार्बन है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4, 1 2 3 और 4। और अब ये कार्बन क्या कर सकता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स का साझा इसी कार्बन के साथ भी कर सकता है, अदर कार्बन के साथ भी कर सकता है, इस तरीके से। देखिए तो यहां पे आप देखेंगे कि ये एक बॉन्ड इन दोनों के बीच में बन गया, एक एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने साझा कर दिया। ये जो बाकी चीजें बची इसमें दोबारा से और कार्बन आकर के भी जुड़ सकते हैं। ये देखिए हर कार्बन अपनी 4 वैलेंसी पूरी करेगा। ये देखिए इसमें अब आप कुछ भी जोड़ दीजिए, हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, हेलोजन जोड़ दीजिए, अगला कार्बन खुद से जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये देखते रहिए। अब किसी भी जगह पे दोबारा एक कार्बन जोड़ दीजिए, फिर 3 वैलेंसी, फिर से कार्बन जोड़ दीजिए 3 वैलेंसी, फिर से कार्बन जोड़ दीजिए 3 वैलेंसी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन सेल्फ बॉन्डिंग कर सकता है, अपने साथ बॉन्डिंग कर सकता है। और इसी से रिलेटेड एक नियम जो है, एक और क्या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन जो है आपको देखने के लिए मिलेगी, वो क्या है, इसी से रिलेटेड है लॉन्ग चेन फॉर्मेशन। लंबा अभिविन्यास जो है वो बनाया जा सकता है, लॉन्ग चेन फॉर्मेशन किया जा सकता है। किसके द्वारा, कार्बन के द्वारा, यानी कि कार्बन एक बहुत लंबी चेन बना सकता है। अ लॉन्ग चेन फॉर्मेशन कैन बी डन बाय कार्बन एटम। तो कार्बन एटम बहुत लंबी लंबी श्रृंखलाएं जो हैं वो बना सकता है। कार्बन एटम बहुत लंबी लंबी श्रृंखलाओं का निर्माण कर सकता है। इन्हीं लंबी लंबी श्रृंखलाओं के निर्माण में मैं आपको एक उदाहरण भी दूंगा जो आपके सिलेबस में है और वो आपको याद भी करना है, ठीक है। इन्हीं लंबी श्रृंखलाओं के निर्माण के रिलेटेड मैं आपको एक ऑप्शन दूंगा, वो एक एग्जाम्पल दूंगा अभी, बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल है और आपसे पूछा जा सकता है। जरा देखिए, ये तो रही इसकी लॉन्ग चेन फॉर्मेशन एबिलिटी। देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन तक की चेन तो आपको यहीं पे दिख रही है। एक साथ 6 कार्बन, एक साथ 6 कार्बन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। एक साथ 6 कार्बन दिखने का मतलब 6 कार्बनों के साथ इसने क्या किया है, बॉन्ड बनाया है। लेकिन मैं एक एग्जांपल आपको दूं, जैसे इसमें बेस्ट एग्जांपल है लॉन्ग चेन फॉर्मेशन एबिलिटी के अंदर, आपने ग्लूकोज सुना होगा, ठीक है। ग्लूकोज के पास कितने कार्बनों की चेन होती है, 6 कार्बनों की, ठीक है ना। सुक्रोज C12, देखिए जरा, ग्लूकोज के पास है 6 कार्बन, यहां पे अगर आप देखेंगे सुक्रोज के पास है 12 कार्बन। इसी के अलावा एक सोप, साबुन का फॉर्मूला है C17H35COONA,
ज़्यादा नहीं जाना है, इतना देखिए 17 कार्बन की चेन है। कहने का मतलब कार्बन अपने साथ ही लंबे लंबी चेन्स का फॉर्मेशन कर सकता है। करने के लिए आप सल्फर को भी देखेंगे तो वो भी कर सकता है, लेकिन इतनी लंबी नहीं कर सकता जितनी कार्बन करता है। ये कार्बन की कुछ कॉमन विशेषताएं हैं, बड़ी सामान्य विशेषताएं हैं जो हमें आनी चाहिए। समझ रहे हैं? कार्बन की सामान्य विशेषताएं हैं जो हमें आनी चाहिए। इसके अलावा जरा देखेंगे, कार्बन एटम्स ऑलवेज फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड, ये एक अच्छा क्वेश्चन भी हो सकता है आपका। इसके अलावा सेल्फ कॉम्बिनेशन है, टेट्रावेलेंट होता है, 4 इसकी वैलेंसी होती है, ठीक है। फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट में कार्बन हमें मिलता है, ये भी हमने पढ़ा। ये देखिए अर्थ क्रस्ट में एटम्स में कार्बोनेट के फॉर्म पे मिलता है। फ्री स्टेट में कैसे मिलता है? डायमंड फ्री स्टेट है, ग्रेफाइट फ्री स्टेट है, और ये जो है आपकी अर्थ क्रस्ट में एटमॉस्फेयर में जो मिलता है ये आपकी क्या है? इसकी मिक्स्ड स्टेट है, यानी कि कंबाइंड स्टेट है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड है, किसी मेटल के साथ मिलेगा तो कार्बोनेट हो सकता है, ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा है आपका एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, जो हम अब पढ़ने वाले हैं। फिलहाल आप इतना उतारिए, फिर हम एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन पढ़ेंगे। चलिए फटाफट से ये उतार लीजिए, पहले तो ये पूरा उतारिए। चलिए फटाफट से उतारिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए चलिए हाँ, ये सारी चीजें ऐसे याद रख लीजिएगा, क्या पूछ ले कुछ नहीं। ये आपके एमसीक्यू ही हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला, ये आपका सुक्रोज का फॉर्मूला, ये आपका कॉमन सोप, सामान्य साबुन का फॉर्मूला। उतारिए फटाफट से। चलिए अब देखिएगा, अगला जो है हमारा एक सरल सा टॉपिक है, बड़ा सामान्य सा टॉपिक है, लेकिन पूछता बहुत है इससे, ठीक है, पूछता बहुत है। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन या कार्बन के अपर रूप, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन या कार्बन के अपर रूप। देखिए ये कोई अपने आप में विशिष्ट चीज नहीं है, बड़ी सामान्य सी चीज है। किसी भी चीज के अपर रूप या एलोट्रॉप्स हो सकते हैं, ठीक है। सामान्य सा मतलब समझिए, एलोट्रॉप एक ऐसी चीज है जो बनी तो उसी प्रोडक्ट से होगी, उसी मटेरियल से होगी, यानी कि कार्बन से ही बनी होगी, लेकिन अलग अलग दिखाई देगी, अलग अलग महसूस होगी। उसकी जितनी भी रासायनिक एबिलिटी हैं उनके बारे में बात ना होकर के फिजिकल की बात की जाए तो बिल्कुल अलग होंगी, बिल्कुल ही डिफरेंट, ठीक है। कहने का मतलब एलोट्रॉप क्या हुआ? फिर एक ही तरीके की चीजों से बनी होगी, एक ही तरीके के एटम से, एक ही तरीके के मॉलिक्यूल्स से, एक ही चीज से मिलकर बनी ऐसी अलग अलग चीजें जिनके अपने भौतिक गुण, जिनकी अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज काफी अलग होती हैं। मे बी उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग हों, वो अलग चीज है, लेकिन उनकी भौतिक जो चीजें हैं, भौतिक गुण हैं, उनमें प्रत्यक्ष भिन्नता होगी, यानी कि उनकी विजिबल डिफरेंस आपको होगा, यानी कि आप सामान्य रूप से उनको देखेंगे, उनका अंतर बता पाएंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दूंगा, वैसे 3 हैं, तीसरे के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगा, लेकिन 2 हमें मेनली पढ़ने हैं। अब जरा आप कहेंगे सर कौन कौन से हैं? कार्बन के अपर रूप, कार्बन के एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। पहला है डायमंड। डायमंड जिसे क्या कहा जाता है? हीरा। डायमंड जिसे कहा जाता है हीरा, ये कार्बन का एक बड़ा बेहतरीन अपर रूप है, जिसको बहुत ज़्यादा चर्चा में आप देखते भी होंगे, सुनते भी होंगे। कार्बन के इस अपर रूप के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा रहती है। डायमंड अपने आप में क्या है ना, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, काफ़ी ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। किस किस में इस्तेमाल होता है, कोई बता सकता है? डायमंड का इस्तेमाल देखिए, डायमंड का जो है ना इस्तेमाल आभूषणों में किया जाता है, ठीक है, आभूषणों में किया जाता है। और इसके अलावा एक बड़ा इस्तेमाल डायमंड का पेन बनाने में भी किया जाता है, जिसकी निब जो है ना बहुत ही नुकीली होती है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है।
डायमंड का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो एक अपर रूप है उसका नाम है ग्रेफाइट। ये आपने नाम काफ़ी सुना होगा और जो पेंसिल वगैरह है उसमें आपने देखा भी होगा ग्रेफाइट को, है ना। ग्रेफाइट के बारे में आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, ठीक है। ये है ग्रेफाइट आपका। अच्छा, ये जो इनमें परिवर्तन आया, आप कहेंगे सर एक बात बताइए, ये तो था तो कार्बन, प्योर कार्बन, फिर ऐसा अंतर कैसे आ गया? समझ रहे हैं अंतर का मतलब? आप कहेंगे सर थी तो सेम चीजें, फिर ये अंतर आने का कारण क्या रहा होगा? क्यों आखिर ये दोनों अलग अलग हो गए? क्या अलग अलग हुए तो देखेंगे ही साथ में, क्यों अलग अलग हो गए तो इनकी भौतिक परिस्थितियां, ये किस कंडीशंस में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, कितना टेम्परेचर फेस करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें जिम्मेदार होती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जिम्मेदार होती हैं, इसीलिए ये क्या हो गए आपके अलग अलग गुणधर्म दिखाने लग गए। इसके अलावा बकमिस्टर फुलरेंस, ध्यान से सुनिएगा, बकमिस्टर फुलरेंस एक और एलोट्रॉप है जिसे हाल ही में खोजा गया है। बकमिस्टर फुलरेंस को हाल ही में खोजा गया है। चलिए अब जरा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले तो अपना डायमंड है, सबसे पहले क्या है? अपना डायमंड है, हीरा है। हीरे की बात करेंगे तो कुछ चीज़ें आपके दिमाग में होंगी। सबसे पहले तो हीरा सबसे मजबूत स्ट्रॉन्गेस्ट प्राकृतिक सब्सटेंस है, सबसे मजबूत प्राकृतिक चीज है। प्राकृतिक रूप से उपलब्ध पदार्थ जो सबसे मजबूत है वो कौन है? हीरा है। स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे मजबूत प्राकृतिक सब्सटेंस, नेचुरल सब्सटेंस है, प्रकृति में मिलने वाली मजबूत और कठोरतम चीजों में से एक है। बड़ा ही रिजिड होता है लेकिन भंगुर होता है, यानी कि अगर आप इस पे हथौड़ा वगैरह चलाएं तो ये नॉर्मली तो टूटेगा नहीं, मगर टूटेगा तो फिर भंगुर होगा, टूट जाएगा, क्रिस्टल जो है आपका फ्रेजाइल होगा, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है डायमंड। इसके अलावा डायमंड के बारे में जो सबसे अच्छी चीज़ है वो तो क्या है? इसका शाइन है, चमक जो होती है हीरे की वो बड़ी ही प्रमुख होती है। उसका इस्तेमाल इसी की वजह से, हीरे का जो इस्तेमाल है आभूषणों में किया जाता है, इतना महंगा ये मिलता है बिकॉज ऑफ इट्स साइन, चमक की वजह से मिलता है। अब एक और चीज़ जो है हीरे के बारे में वो है कि हीरा इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा का क्या होता है? विद्युत धारा का कुचालक होता है। कुचालक बोले तो बैड कंडक्टर, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर भी नहीं, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कुचालक धारा का प्रवाह ही नहीं होने देता। इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो फ्रॉम द डायमंड, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का जो झटका है, करंट है, वो आपको हीरे में नहीं लगेगा। यानी कि अगर आपने हाथ में हीरे के दस्ताने पहने हुए हैं तो आपको करंट नहीं लगेगा, ठीक है। और एक और चीज़ जो हीरे के बारे में आपको देखनी है वो ये है कि जो हीरा है, हीरे को अगर जलाया जाए इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर, ऑक्सीजन के साथ अगर इसको जलाया जाए तो ये पूरा जल जाएगा और कुछ भी नहीं बचेगा। नथिंग लेफ्ट, नथिंग लेफ्ट, और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, उड़ जाएगी। इससे क्या पता चला? नथिंग लेफ्ट से पता चलता है कि हीरा कंप्लीटली कार्बन का बना होता है। पूरा का पूरा हीरा कार्बन का बना है, उसमें कोई भी और चीज मिली हुई नहीं है। कार्बन था, पूरा उड़ गया, जलाने पर साफ हो गया। ग्रेफाइट की बात कर लेते हैं। ग्रेफाइट की बात की जाए तो ग्रेफाइट स्मूथ है, ये रिजिड था, कठोर था, क्रिस्टलाइन टाइप था। ये क्रिस्टलाइन जैसा ही होता है पूरा का वैसे भी, ठीक है, एमरफस में भी मिलते हैं, ठीक है। कठोर होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट था, नेचुरल था, ये स्मूथ होता है, सॉफ्ट होता है और परतदार होता है। लेयरिंग पाई जाती है इसमें, परतें पाई जाती हैं, लेयरिंग पाई जाती हैं। ये क्या होता है? लेयरिंग शो करता है, परतदार होता है। अगला इसमें चमक थी, इसमें ऐसी चमक नहीं होती है, ये ब्राइट ब्लैक कलर का होता है, ब्राइट ब्लैक कलर होता है, काले कलर का ये होता है आपका। अप्रॉक्स ये आपको ब्राइट ब्लैक कलर में ही मिलेगा। अच्छा, डायमंड इलेक्ट्रिसिटी का कुछ अलग था ना, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था। ग्रेफाइट आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होता है।
ये विद्युत धारा का बढ़िया सुचालक होता है। यहां पे आप देखेंगे कि बर्न इन एयर लीव्स नथिंग, जलाने के बाद कुछ नहीं बचता ना। यहां भी अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाए, यानी कि बर्निंग इन एयर की जाए, तो क्या होगा, पूरा का पूरा उड़ जाएगा, नथिंग लेफ्ट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। इससे क्या पता चला दोबारा से, ग्रेफाइट भी पूरी तरीके से कार्बन का बना हुआ है। अब यहां से दो क्वेश्चंस आते हैं। पहला ये कि ये इलेक्ट्रिसिटी का कुचालक क्यों है, और दूसरी चीज ये कि ये इलेक्ट्रिसिटी का सुचालक क्यों है। Why the electricity can flow from graphite and why the electricity cannot flow from the diamond? क्यों आखिर ग्रेफाइट से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है और आखिर क्यों हीरे से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। द बेसिक फंडा इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे कहीं भी भागने के लिए, तो जैसे इलेक्ट्रॉन भागेगा ऑन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की गति की विपरीत दिशा में क्या होगा, विद्युत धारा का प्रवाह हो जाएगा। द इलेक्ट्रिसिटी विल फ्लो अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की विपरीत दिशा में, आवेश प्रवाह की विपरीत दिशा में, ऋणात्मक आवेश नेगेटिव आवेश, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे भागेगा तो इलेक्ट्रिसिटी ऐसे आएगी। अब फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी। जिसके पास एक खाली इलेक्ट्रॉन है वो जैसे आगे बढ़ा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लग जाएगी। फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ग्रेफाइट के पास, इसीलिए इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, दैट्स वाई डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड क्या है आपका, बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर भी नहीं, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, कुछ अलग होता है क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। अच्छा सर थोड़ा सा और एक्सप्लेन अगर आप कर देते कि हीरा होता कैसा है, कैसे बना होता है, डायमंड जो है कैसे बना होता है, और ग्रेफाइट जो है ये कैसे बना होता है। आखिर होंगे तो कार्बन ही ना सर, फिर ऐसा अंतर क्यों आया। यही तो अंतर है और यही इन्हें अपर रूप बनाता है, यही इन्हें एलोट्रॉप्स बनाता है। अगर अंतर नहीं होते तो क्या ग्रेफाइट क्या हीरा दोनों चीजें होती सेम। अब जरा डायमंड को ध्यान से देखिएगा। हीरा वो वाला हीरा नहीं जो हम बनाते हैं, ठीक है। हीरे का मतलब वो नहीं जो आपने देखा होगा टीवी में चोर चुराने के लिए आते हैं, बड़ी बड़ी सेफ्टी इसके अंदर रखा होता है, धूम वगैरह मूवी में छोटे छोटे हीरे के टुकड़े, वो नहीं, ठीक है। वो तो हीरे का बाहर का स्ट्रक्चर है जो हमें दिख रहा है, ओरिजिनल स्ट्रक्चर तो कुछ और है। बहुत हाई प्रेशर की वजह से जो कार्बन के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज आए और जो उन्होंने हीरा बनाया वो अंदर से कार्बन के एटम्स के अकॉर्डिंग कैसा होता है जरा देखिए। हीरा टेट्राहेड्रल इन शेप होता है कुछ ऐसे। ये अगर आपका एक कार्बन है तो ये अगले 4 कार्बनों से कुछ इस तरीके से जुड़ा होगा, और सिर्फ यही स्ट्रक्चर इसका आगे बढ़ता जाएगा। यही स्ट्रक्चर इसका आगे को आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये पीछे वाले कार्बन है, ये ऐसे ही आगे के जो कार्बन है वो चलते जाएंगे। इस तरीके से आप देखेंगे कि हीरे का जो स्ट्रक्चर है वो इन टेट्राहेड्रल फॉर्म पे चलता रहता है। वो किसके, टेट्राहेड्रल फॉर्म पे चलता रहता है। इस तरीके से एक हीरा जो है वो बनता है। और जो आप ओरिजिनल हीरे का स्ट्रक्चर देखते हैं उसमें आप पाएंगे कि हीरा जो है वो कुछ इस तरीके का आपको कार्बन के अंदर देखने के लिए मिलेगा। इस तरीके से आप देखिए, ये एक एक कार्बन है। मैं अगर आपके सामने बनाऊं तो इसको ये आप कार्बन मान के चलिएगा। ये जो मैं ब्लैक डॉट बना रहा हूं ये है आपके कार्बन, और हर एक कार्बन अगले 4 कार्बनों से जुड़ा हुआ होता है। हर कार्बन कितने कार्बनों से जुड़ा होगा, 4 कार्बनों से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। हर कार्बन आपको दिखाई देगा 4 कार्बनों से जुड़ा हुआ है। इस तरीके से आप देख लीजिए। ये देखिए, बेसिकली मैं बहुत ज़्यादा नहीं बना रहा हूँ, ये काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर बन सकता है। मैं केवल आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर इसका दिखाऊं। ये कुछ 3D इसका स्ट्रक्चर है। इस तरीके से आपको हर कार्बन 4 कार्बनों से जुड़ा हुआ दिखाई देगा। फर्दर ये भी आपके किससे, 4 कार्बनों से जुड़े हुए होंगे, ठीक है। हर एक आपका 4 कार्बनों से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। इस तरीके से ये आपका बनेगा और एक पूरा डायमंड बनेगा। अब आप देखिए, एक कार्बन के पास मैक्सिमम 4 बॉन्डिंग एबिलिटी होती है, इनके पास सबके पास 4 ही है। सबके पास 4 हो गई तो अब कहाँ से आपका बनेगा,
ठीक है। मैं यहाँ पे हीरे का स्ट्रक्चर जो है वो और चिपका दूंगा, उसे भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या हो सकता है, क्या दिख सकता है हमें, डायमंड जो है वो इस तरीके का बना हुआ दिखाई देगा। अच्छा, ग्रेफाइट जो है सर क्या उसमें भी ऐसा ही होता है, जरा देखिएगा। ग्रेफाइट का एक कार्बन केवल 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ होता है। ग्रेफाइट का एक कार्बन, ये मान लीजिए ग्रेफाइट का एक कार्बन है, इसकी बॉन्डिंग कितने कार्बनों से होगी, तो इसकी बॉन्डिंग केवल 3 कार्बनों के साथ होती है। इसकी बॉन्डिंग केवल 3 कार्बनों के साथ होती है, ऐसे, ठीक है। ग्रेफाइट की जो बॉन्डिंग है वो कितनों के साथ होती है, वह केवल 3 कार्बनों के साथ होती है। और इसका मतलब क्या हुआ, एक जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन का वो क्या हो जाएगा, वह बिल्कुल फ्री छूट जाएगा, वह बिल्कुल फ्री छूट जाएगा। तो ऐसे में जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, वो कुछ ऐसा बनता है। जो आपका ग्रेफाइट है वो आपका कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएगा। देखिए, हर एक कार्बन 3 कार्बनों से जुड़ेगा। हर एक कार्बन आपका कितने कार्बनों से जुड़ेगा, 3 कार्बनों से जुड़ेगा। जरा ध्यान से देखिएगा, ये देखिए, हर कार्बन को अगर आप ध्यान से देखेंगे वो 3 कार्बनों से जुड़ा होगा। जो छूट गया है वो भी 3 से जुड़ा होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 देख रहे हैं, एक इधर को जोड़ दीजिए, 3 हो जाएंगे। हर एक 3 से जुड़ा है और इनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ये वाला जो बॉन्ड आप देख रहे हैं ना, ये कैसा बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, मजबूत बंध है, मजबूत आबंध है। वहीं कुछ ऐसा ही केस आपको और देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ग्रेफाइट लेयरिंग फॉर्म पे मिलता है, परतदार संरचना में मिलता है। अकेला ग्रेफाइट एक ही चेन इस तरीके की नहीं होती है, ठीक है। एक ग्रेफाइट में केवल एक ही चेन ऐसी देखने के लिए नहीं मिलेगी आपको बहुत सारी लेयरिंग देखने के लिए मिलेगी, बिल्कुल परतदार। कैसा, परतदार लेयरिंग के साथ आपको देखने के लिए मिलेगा। कैसे, मैं जरा दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये एक लेयर है ना ऊपर वाली, ये मान लीजिए अब ये दूसरी लेयर आपको नीचे दिख रही है। ये अब होगा, ये जैसे ऊपर वाला है वैसे ही हर कार्बन अगले 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ होगा। हर कार्बन अगले 3 कार्बनों से जुड़ेगा और एक पूरी लेयर दूसरी लेयर के साथ भी जुड़ जाएगी। लेकिन ये जो जुड़ेगी ये आपकी वीक बॉन्डिंग होगी, इस तरीके से बड़ी ही दुर्बल बंध क्षमता होती है। ये वाले जो बॉन्ड जुड़ेंगे ये बड़े ही दुर्बल आबंध होते हैं, ये वाले बंध बड़े ही दुर्बल बंध होते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये वाले जो बॉन्ड हैं, ये कैसे हैं, मजबूत बॉन्ड हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हैं। जबकि ये वाले जो बॉन्ड हैं डॉटेड वाले, ये वीक बॉन्ड है। पेंसिल आपने देखी होगी, बिल्कुल एक से दूसरे में ऐसे टूट जाती है, ठीक है, बिल्कुल टूट जाती है, परत लेयरिंग हो जाती है। तो ये है आपका डायमंड और ग्रेफाइट में डिफरेंस। ग्रेफाइट के पास केवल 3 इलेक्ट्रॉनों का बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन सबके पास फ्री है, हर कार्बन के पास, इसीलिए ये कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। बशर्ते कि डायमंड जिसके पास सारे इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल्ड हैं, वो एक क्या है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट। बकमिस्टर फुलरेंज जो है उसे हाल ही में ढूंढा गया, वह भी आपका एक एलोट्रॉप है, बकमिस्टर फुलरेंज जिसे कहा जाता है। बकमिस्टर फुलरेंज C60 इसका फॉर्मूला होता है। कार्बन के 60 जो मॉलिक्यूल एटम है वो मिले होते हैं। इसका स्ट्रक्चर फुटबॉल की तरह होता है, यह ना तो स्ट्रॉन्ग होता है ना ही सॉफ्ट होता है, फुटबॉल की तरह होता है। इसके पास 5 कार्बनों वाली रिंग भी हो सकती है और 6 कार्बनों वाली रिंग भी हो सकती है। इस तरीके से 6 और 5 कार्बनों की रिंग जो है वो बनी होगी आपस में, फुटबॉल की तरह ये देखने के लिए आपको मिलेगा, ठीक है, फुटबॉल की तरह देखने के लिए मिलेगा। इसकी फोटो मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, बकमिस्टर फुलरेंज भी, डायमंड भी और ग्रेफाइट भी, ठीक है। ये सब उतारिए तब जाकर के आगे बढ़ेंगे। चलिए,
दोस्तों ये सब बातें डालती है उसके तरीके से और बच्चे तरीके से। चलिए इसको हटाते हैं, थोड़ा सा अब कंपाउंड्स की तरफ चलेंगे, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा कि जैसे जैसे आप ऊपर की क्लासेस में चलते जाएंगे ना, वैसे वैसे ये बड़े लेक्चर्स में समझाना मैं कम कर दूंगा और याद रखने वाली चीज़ें ज़्यादा आने लगेंगी, ठीक है। मैकेनिज्म वगैरह थोड़े ना पढ़नी है आपने, केमिकल रिएक्शनें पढ़नी है, ठीक है। मेरी 11th 12th की क्लासेस में मैं मैकेनिज्म समझाता हूँ, आप लोगों को नहीं समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को केवल पढ़ना है, याद रखने वाली चीज़ें, ठीक। चलिए हाँ, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। अब है आपका कंपाउंड ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन के यौगिक। कार्बन के यौगिकों में आप सबसे पहले जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन एक साथ है, हम अलग अलग लिखेंगे समझने के लिए, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। हाइड्रो इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? हाइड्रो इज रिप्रेजेंटिंग हाइड्रोजन, कार्बन इज रिप्रेजेंटिंग कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन इज अ कंपाउंड विच कंटेन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन। हाइड्रोकार्बन ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होता है, जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन क्या होता है? प्रेजेंट होता है। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो हाइड्रोकार्बन आज से ध्यान में रहेगा आपको, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो वो हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे जरा मैं दिखाऊं आपको, जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, पहली चीज तो ये आपके दो टाइप के होते हैं। ये आपके दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एक होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, जिन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। एक होते हैं आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो पहले क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरे हैं असंतृप्त या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बॉन्डिंग एबिलिटी या बॉन्ड या बंध, संयोजकता, सहसंयोजकता, उसके बेसिस पे आते हैं। यानी कि सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स हैं आपके, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में बंध जो होंगे वो फुलफिल्ड होंगे, केवल सिंगल बॉन्ड होंगे। कैसे होंगे? एकल बंध होंगे, सिंगल बॉन्ड होगा। एकल बॉन्ड जिसमें आपको दिखेगा वो सब क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और जहां आपको एक से ज्यादा बॉन्डिंग दिखने लग गई, एक से ज्यादा, यानी कि या तो आपको क्या दिखेगा? डबल, या फिर आपको क्या दिखेगा? ट्रिपल बॉन्ड अगर दिख गया तो आप कहेंगे कि द्विबंध और त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन, द्विबंध और त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं? अनसैचुरेटेड या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अच्छा, क्या कोई स्पेसिफिक कैटेगराइजेशन है? बिल्कुल है, एक विशिष्ट तरीके से हमने इसे बांटा। हमने लिखा एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। हमने लिखा क्या? एल्केन, हमने लिखा एल्कीन, हमने लिखा एल्काइन। जरा ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने लिखा एल्केन और मैंने कहा एकल बंध, तो एल्केन वो सभी हाइड्रोकार्बन होंगे जिसमें केवल एक कार्बन बंध दिखाई देगा हर जगह पे। कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बना सकता है, चारों सिंगल बॉन्ड होंगे, एकल बंध होंगे। अनसैचुरेटेड में 2 है, एल्कीन। एल्कीन को कहा जाएगा ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 बंध दिखाई दे सकते हैं, और एल्काइन में हमें त्रिबंध दिखाई दे सकते हैं। एल्काइन में त्रिबंध दिखाई दे सकते हैं। जरा इनके एग्जाम्पल से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। मैं थोड़ा बेसिक से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो कार्बन अगर
सारे सिंगल बॉन्ड बनाए तो उसे एल्केन कहेंगे। ये देखिए सारे सिंगल बॉन्ड है CH4 में तो इसको कहेंगे क्या, मीथेन। नॉमेनक्लेचर देखिए जरा, इसके लास्ट में ANE आया है, ये मैथेन। अच्छा डबल बॉन्ड का समझाइए सर पहले, एल्कीन का थोड़ा सा। एल्कीन है ना, कार्बन और किसी के बीच में दो बॉन्ड, कार्बन, ये कार्बन और कार्बन के बीच में दो बॉन्ड। अब कितने बचे, दो और बचे बॉन्ड हर कार्बन के, हो गए 4 पूरे। ये H और H जोड़ दीजिए, दिख रहा है, ये नाम हो जाएगा ENE लग जाएगा, एथीन। अच्छा कैसे सर, एक कार्बन को कहते हैं मैथ, दो को कहते हैं एथ, लास्ट में लगेगा इन, हो गया एथीन। अच्छा सर एल्काइन का कुछ हो सकता है क्या, हम कहेंगे बिल्कुल। कैसे सर, दो कार्बनों के बीच में 3 बॉन्ड लगा दीजिए, एक एक बॉन्ड इनको और चाहिए, 4 पूरे हो जाएंगे सर। ये हो गए 4 पूरे, 3 बॉन्ड लगे ना, कार्बन कितने हैं 2, तो रहेगा तो एथ, मैथ एथ, 2 कार्बन एथ, लास्ट में क्या लगेगा एथाइन, इसको कहेंगे एथाइन। अब जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन हाइड्रोकार्बन होते हैं जो उनके बंधों के हिसाब से, बॉन्ड के अकॉर्डिंग संतृप्त या असंतृप्त, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा इनके बारे में, ये इनको समझने के लिए। बाकी तो आप इनको आगे को जो है ले जाकर चल सकते हैं। आप इनके बीच का बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन लुईस डॉट स्ट्रक्चर से भी बना सकते हैं। वो पूछ सकता है आपसे कि इनका लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो मैं आपको किसी एक कंपाउंड का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ, क्योंकि आपके सिलेबस में भी है और साथ में आपके जो NCERT है उसमें भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर पे काफ़ी फोकस किया गया है। तो मैं आपको लुईस का इलेक्ट्रॉन वाला जो स्ट्रक्चर है वो बना के दिखा देता हूँ। सबसे अच्छा वाला पकड़ते हैं, ये वाला CH3CH2H2 वाला, यानी कि एल्काइन में पकड़ेंगे एथाइन को। जरा सबसे पहले तो हम वही पुराना तरीका अपना, कार्बन का, एक कार्बन है ना ये, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 4, तो मैं इसके 4 इलेक्ट्रॉन रखूंगा, ऐसे ही इसके 4 इलेक्ट्रॉन पहले तो रख देते हैं। चलिए, ये आया 1, ये आया 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन। अगला भी तो कार्बन है ना ये, तो इस कार्बन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑब्वियसली सर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो पहले इसके 4 इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं। तो देखो भैया, आपकी पश्चिमी डायनेस्टी का 5वां राजा था, ये देखिए, ये मैं इसके 4 इलेक्ट्रॉन दिखाने वाला हूँ। जरा ध्यान से देखिएगा मैं कैसे दिखा रहा हूँ, कहाँ कहाँ पे क्यों दिखा रहा हूँ वो आप खुद ही समझ जाएंगे। ये दिखाइए, हो गए 2 कार्बन। अब 2 हाइड्रोजन भी तो है सर, ठीक है हाइड्रोजन भी दिखा देते हैं। ये छोटे छोटे गोले हाइड्रोजन के, छोटे इसलिए क्योंकि साइज में छोटे होते हैं, कार्बन से तो छोटे ही होंगे ना। ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है सर, वो तो कहाँ है, ये रहा। अब जरा गिनने की कोशिश करते हैं सर, इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है जरा गिनिए, 3 और 3 6 और 2 8, इधर भी 3 और 3 6 और 2 8, हो गए ना, वेरी गुड। हाइड्रोजन का गिने जरा, 1 और 1 2, 1 और 1 2, खत्म, बहुत बढ़िया। अब जरा इसको ध्यान से देखेंगे और इसका मैं बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता हूं, बंध वाला। ये आया 1 कार्बन, इसके 3 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 1 2 और 3, 1 इलेक्ट्रॉन इधर है, ये ठीक है ना। अच्छा, इस वाले कार्बन को बनाने की कोशिश कीजिए जरा, ये आया कार्बन, इसके 3 इलेक्ट्रॉन ये इसके साथ जुड़े हैं ना ये, और 1 इलेक्ट्रॉन ये, ऐसे ही 1 हाइड्रोजन इधर से 1 हाइड्रोजन उधर से। क्या ऐसा ही स्ट्रक्चर ये नहीं है, बिल्कुल यही जो है आपका कंसेप्ट है हाइड्रोकार्बन के अंदर जो आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये एल्किल ग्रुप्स के बारे में बात की हमने। इसके अलावा साइक्लिक कंपाउंड्स भी होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में ही आपको साइक्लिक में भी मिल जाएंगे, साइक्लिक भी मिल जाएंगे और एरोमेटिक भी मिल जाएंगे। अब ये साइक्लिक और एरोमेटिक के बीच का डिफरेंस आप बाद में पढ़ेंगे कभी, अगर इसका लॉ मेरे को आपको पढ़ाना पड़ा, अगर वो सिलेबस में हुआ आपके, मैंने चेक नहीं किया, ये अभी नहीं है।
ठीक है, 10th तक नहीं है, क्या पता आपके 12th या 11th की केमिस्ट्री में ये, क्योंकि वहीं आता है, हो सकता है यहाँ दिया गया हो। बेसिकली मुझे लगता है कि जो आपका बीएससी लेवल के जो क्वेश्चंस होंगे ना, उसमें ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है। फिलहाल तो हमें क्या करना है कि साइक्लिक कंपाउंड्स को पढ़ना है, ठीक है, हमें किसको पढ़ना है, साइक्लिक को हम कहेंगे चक्रीय, ठीक है। एरोमेटिक अलग चीज है और चक्रीय अलग चीज है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए सारे साइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन सारे एरोमेटिक कंपाउंड साइक्लिक होते हैं। मैं जो कहता हूं उन्हें भी ध्यान से सुना कीजिएगा। अब देखिए जरा साइक्लिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, कैसे बनाए जाएं, जरा देखिए। यहां से शुरू करता हूं मैं। एक कार्बन ये रहा, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, डबल भी तो बना सकता है ना, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये कार्बन। जरा देखिए, ये देखिए 3 कार्बनों वाला एक साइक्लिक कंपाउंड है ना, ये 3 कार्बनों वाला एक साइक्लिक कंपाउंड बना। 2 वाले में तो बना नहीं पाएंगे ना आप। अब इधर देखिए जरा, एक इसी चीज को मैं और बना रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, ये देखिए जरा। अब जरा मुझे ध्यान से देख के बताइए, इन दोनों में से सैचुरेटेड कौन और अनसैचुरेटेड कौन है? इन दोनों में से देखिए, सैचुरेटेड कौन और अनसैचुरेटेड कौन? बढ़िया, देखिए बिल्कुल वही सेम कंसेप्ट है, बॉन्ड के अकॉर्डिंग ही देखना है। इसमें देखिए अनसैचुरेटेड बॉन्ड नजर आ रहा है कि नहीं, ये देखिए डबल बॉन्ड आया ना, तो इसको कहेंगे अनसैचुरेटेड, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, और ये संतृप्त, ठीक है ना। देखिए मैथ एथ प्रोप दिख रहा है, मैथ एथ प्रोप, साइक्लो प्रोप। अब ये तो डबल बॉन्ड वाला है, ईन है, साइक्लोप्रोपीन, और ये साइक्लोप्रोपेन है। क्लियर हो गया इतना? चलिए अब जरा इसी के थोड़ा एग्जाम्पल जो आपकी बुक ने दिए हैं वो देखते हैं। आपकी बुक ने एक दिया है बेंजीन, ये जो कोने मिल रहे हैं ना, ये इनको कार्बन कहा जाता है, ये ठीक है। और ये है आपका अनसैचुरेटेड एक हाइड्रोकार्बन है, दिख रहा है ना आपको, अनसैचुरेटेड है ना, ये डबल बॉन्ड दिखे ना इसमें, इसको कहा जाएगा बेंजीन। इसका फॉर्मूला आपको अगर दिखना हो तो आप क्या लिखेंगे, 6 कार्बन होंगे और 6 हाइड्रोजन होंगे, C6H6, ये है बेंजीन। और इसी के साथ में एक चीज और आपके सामने बना दूं, केवल ये इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका नाम होगा साइक्लो हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। अच्छा हिंदी वाले सोचेंगे सर इसको, इसका नाम हिंदी में क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन ही होगा, ठीक है। हिंदी में इसका नाम क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन, इसका नाम बेंजीन ही रहता है, कोई चेंज नहीं होगा। अब साइक्लोहेक्सेन है सर, ये बॉन्ड कुछ पूरे जैसे नहीं दिख रहे, तो जरा हम इसको डीप से पढ़ना शुरू करें। 1 कार्बन, 2, 3, 4, 5 और 6 कार्बन तो मुझे दिख गए सर, C6 तो है, लेकिन बॉन्ड देखिए जरा, हर कार्बन के पास केवल 2 बॉन्ड है। इस कार्बन को देखिए 2 ही बॉन्ड है ना, 2 और होंगे इसके पास, किससे जुड़े होंगे वो, हाइड्रोजन से। इसके पास भी 2 होंगे, वो किससे जुड़े होंगे, हाइड्रोजन से। हर कार्बन 2 हाइड्रोजनों से जुड़ा होगा, ताकि उसके 8 वाला जो कंसेप्ट है, 4 बॉन्ड जो पूरे होने चाहिए वो हो जाएं। और अगर ऐसा हो जाता है तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 2, 4, 6, 8, 10 और 12, C6H12 साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला बनेगा। तो ये आपके ये सैचुरेटेड है, संतृप्त है, अनसैचुरेटेड है। तो इस तरीके से आपके एक हाइड्रोकार्बनों को समझने का आपका कॉमन सा तरीका ये है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है नहीं, इसके बारे में नहीं देखेंगे, नेमिंग के बारे में ज़्यादा नहीं देखेंगे, ठीक है। आइसोमर्स आपका है, उसको जरूर देखेंगे, आइसोमर्स आपके देखने हैं। उससे पहले मैं आपको एक लिस्ट जो है वो देना चाह रहा था, ठीक है। अगर वो आपकी बुक में दी हुई हो तो
आपको नाम लिखने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, ठीक है। और वो याद भी करनी है आपको, मे बी जिसने इससे पहले थोड़ा बहुत पढ़ा है वैसे आपको याद होगी, ठीक है, मैक्सिमम को याद होगी। मेथेन एथेन की जो लिस्ट होती है नॉमेनक्लेचर में काफ़ी यूज़ की जाती है वो, ठीक है, वो आपको याद हो तो ज़्यादा फ़ायदा है। चलिए अभी फ़िलहाल तो इसमें दिख नहीं रही, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, ठीक है। ठीक है, और जो सामग्री गुलाबी की मौजूद है ये मेरे पास अगर ये कितना भी मिला हुआ है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में बिंदु आ गया। चलिए छोड़िए, ठीक है, वो आपको वैसे बता दी होगी। चलिए इसके अलावा दोस्तों यही अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, इन्हीं चीज़ों को अगर आप दिमाग में रखते हैं तो एक आती है होमोलोगस सीरीज, ठीक है, एक होमोलोगस सीरीज आती है। कहने का मतलब है इन्हीं कंपाउंड की एक सामान्य सी श्रृंखला आती है जिसमें आपको कुछ नहीं करना होता, CH2 जोड़ते जाना होता है और इनकी अगली चेन बनती रहती है। सबकी चेन बन सकती है। जैसे इसका पहला कंपाउंड आप देखिए, सैचुरेटेड में CH4 बनाया ना, CH4 में एक H निकाल दीजिए, C जोड़ दीजिए और 3 हाइड्रोजन ये आ गए, क्या बनेगा C2H6। पहला था CH4, क्या CH4 में CH2 अगर जोड़ा जाए तो C2H6 बनेगा। देखिए CH4 प्लस CH2 क्या बनेगा C2H6। इसमें फिर से CH2 जोड़िए जरा, C3H8, फिर से जोड़ेंगे C4H10, ये है मिथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऐसे ही C5H12 दिख रहा है, पेंटेन, कार्बनों के नाम के अकॉर्डिंग चलता रहेगा। ऐसे ये भी हैं जो आपके ये भी चलते रहेंगे, ठीक है, ये सब में होता है, केवल एक में नहीं। होमोलोगस सीरीज जो है वो सब में चलेगी। जैसे ये एल्केन की चली ना, एल्कीन में भी चला सकते हैं। एल्कीन का पहला कंपाउंड C2H4 है, C2H4, CH2 जोड़िए जरा, C3H6 होगा, फिर जोड़िए C4H8 होगा, फिर जोड़िए C5H10 होगा। नाम लिखना है आपने, नाम क्या था, एथीन, एथीन, अगला प्रोपीन, अगला ब्यूटीन, अगला पेंटीन, फिर हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनीन और डेकीन। 10 तक ये इस तरीके से चलते रहेंगे। सेम चीज यहां कर सकते हैं आप होमोलोगस में, C2H2, CH2 जोड़ेंगे तो C3H4, फिर जोड़ें तो C4H6, C5H8, नाम एल्काइन में चलेगा। एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नॉनाइन और डेकाइन। इस तरीके से आप क्या है होमोलोगस सीरीज के बारे में पढ़ सकते हैं। ये चीज़ें आपकी लगभग यहाँ पे क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। बेसिक्स जो है वो आपके यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। एल्काइंस क्या होते हैं, एल्कीन्स क्या होते हैं, एल्केन क्या होते हैं, ये हमने पढ़ा। IUPAC नहीं देखनी है ज़्यादा, ठीक है। आइसोमर्स देखने होंगे, आइसोमर्स के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। जहाँ तक मेरा ख्याल है मैं आइसोमर्स यहाँ नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि आइसोमर्स का खाली डेफिनेशन यहाँ है, जबकि 11th का जैसे ही हम घुसेंगे ऑर्गेनिक जैसे ही खोलेंगे हमें आइसोमर्स दिख जाएंगे, और वहाँ टाइप्स ऑफ आइसोमर्स पढ़ना है। तो जब टाइप्स ऑफ आइसोमर्स पढ़ना है तो यहाँ उसके लिए एनर्जी नहीं लगाएंगे, ठीक है। चलिए फिर कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो मैं आपको बता दूँ, जो आपके सिलेबस में हैं, ठीक है। जैसे कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं, इसी हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड ही होते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। आपके फंक्शनल ग्रुप कुछ नहीं होते, बस वो इसी कंपाउंडों में जुड़ते जाएंगे और उनके नाम पर कंपाउंड बनते जाएंगे, ठीक है। जब आप आगे पढ़ेंगे इसे तो और बेहतर समझेंगे। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप को कहा जाता है क्रियात्मक समूह। क्या, क्रियात्मक समूह। फंक्शनल ग्रुप्स को कहा जाता है क्रियात्मक समूह। जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी जो है फिर आप आगे जैसे जैसे इसको पढ़ेंगे आप समझते जाएंगे, ठीक है। साइक्लिक कंपाउंड तो हमने कर ही लिया ना, ठीक है। चलिए क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। इसको उतारिए, फटाफट से उतारिए। देखिए फंक्शनल ग्रुप, देखिए पहला फंक्शनल ग्रुप है आपका हेलोजन।
हेलोजन को रिप्रेजेंट किया जाता है X से, और इसके अंदर आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन तक सभी आ जाते हैं, ठीक है, हेलोजन। इसके अलावा एल्कोहल, सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है, ऐसे एल्किल ग्रुप जो है ना, ये जो आपके ग्रुप है CH3 वगैरह जो है ना, ऐसे एल्किल ग्रुप जिनको हम कह देते हैं, CH4 है ना, इसका एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो एल्किल ग्रुप बन जाएगा R, इसको R से रिप्रेजेंट किया जाता है। R माने CH3, C2H5, C3H7, ये सब क्या है, R है, एल्किल ग्रुप है। मेन ग्रुप में से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, एल्किल ग्रुप बनेगा। ऐसे ही एल्कोहल का फॉर्मूला होगा तो OH ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है आपका R, OH, इसके आगे R लगा दीजिए, यहाँ से ही आपको CH3OH मिलेगा, C2H5OH मिलेगा, मतलब एल्किल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप को जोड़ना है। एल्कोहल के अलावा आप कह सकते हैं सर एल्डिहाइड है, कीटोन है, ठीक है, ऐसे C डबल बॉन्ड O, ऐसे यहाँ पे COH, ठीक है, CHO, इस तरीके के जो आपके ग्रुप हैं वो। उसके अलावा आप कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है सिंगल बॉन्ड COOH, ठीक है। एमीन्स का ग्रुप है एमाइन, एमीन, NH2 या फिर NH या फिर N, ठीक है, ये तीनों जुड़ते हैं, NH2, NH और N, एमाइड्स जो बनाने होते हैं उसके लिए आपके ये जुड़ते हैं, ठीक है। फिनॉल आपका जो रिंग स्ट्रक्चर्स है ना आपके साइक्लिक कंपाउंड्स, उसमें जब आप अल्कोहल को जोड़ेंगे एरोमेटिक में तब फिनॉल बनेगा, ठीक है। इसके अलावा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्कीन है, कीटोन है, एल्डिहाइड है, CHO ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप है, एल्केलाइन, एल्काइन ग्रुप, ये यही वाले हो गए ट्रिपल बॉन्ड वाले, और इतना ही आपके उसमें टोटल, ठीक है, बस। उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन, इन सब के बारे में है तो मैं थोड़ा बहुत ये आपके जैसे जैसे 11th और 12th में आएगा वहाँ पढ़ेंगे, यहाँ बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे इसको, ठीक है। चलिए, तो लगभग इतना आपका जो है वो यहाँ देखने के लिए मिलेगा। अब जो दो चीज़ें मैंने आपको बतानी हैं वो है क्लास 11th में आपको दोबारा मिलेंगी, सोप एंड डिटर्जेंट, तो इसीलिए मैं इसको यहाँ नहीं करा रहा। तो ऑर्गेनिक लगभग आपकी यहाँ पे ख़त्म होती है 10th के बेस की। जो 11th और 12th है वहाँ पे आपको आइसोमर्स पढ़ने हैं, सोप और डिटर्जेंट पढ़ने हैं, और इन फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिटेल से पढ़ना है। इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको बताया नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप इसको पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन में आ जाएंगे कि R कैसे रखा। हाँ, जिसको पहले से आता है उसके लिए तो बहुत ही आसान है, बिल्कुल हल्की सी चीज़ है। और जिसने नहीं पढ़ा है या थोड़ा सा डाउट में है इस तरह क्या हो रहा है, R कैसे लग रहा है, उसके लिए थोड़ा सा ज़रूरी है कि इसे हम बाद में देखें, फुर्सत से देखें, आनी चाहिए, ठीक है। इसको मैं अगर हटा भी दूँ क्रियात्मक समूहों को, तो भी ये बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। कंपल्सेशन है कि ये आपको पहले से आनी चाहिए गाइस, ठीक है। तो चलिए फिर अगली वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।